मैं अलदे मऊ की अपराजिता यादव के बहाने सारे अभिभावकों और समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब बच्चों पर कोई बात थोप दी जाती है कि तुम्हें यही बनना है, कोटा में तमाम बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं और आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, तो बच्चों पर इतना बोझ मत ला दो, इतना दबाव मत बनाओ, इतना पीड़ित मत करो उन्हें कि आपके सपनों के लिए उनकी ज़िंदगी चकनाचूर हो जाए और वह इस दुनिया से ही विदा ले लें। आप देख रहे हैं द तर्कस, और आज जो हमारा एक प्रयास चलता है तमाम तरह के शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराने का, तो एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं, युवा हैं, बेटी हैं, और आपने अपने कॉन्फिडेंस से अपनी पढ़ाई की सफ़र तय करने का खुद अपने जज्बे से एक फ़ैसला लिया है। तो आप लखनऊ में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं के लिए। मैं आपसे सीधे बात शुरू करता हूं आपके परिचय से, तो अपना परिचय बताएं। माई सेल्फ अपराजिता यादव। माई फादर नेम इज मिस्टर इंद्रदेव यादव। मैं इंटर की हूँ डबल बायो ग्रुप से और मैथ ग्रुप से। बीएससी भी मेरा डबल है, पीसीएम और जेडबीसी दोनों ग्रुप से। और मैं एमएससी भी 2 सब्जेक्ट से की हूँ, जूलॉजी से जंतु विज्ञान और बॉटनी वनस्पति विज्ञान। मेरा बीएससी चंडेश्वर से है, श्री दुर्गा जी चंडेश्वर आजमगढ़ पीजी कॉलेज, और मेरा एमएससी सिविल नेशनल आजमगढ़ से है। और मैं सिविल नेशनल आजमगढ़ की बॉटनी सब्जेक्ट से टॉपर हूँ 2020 की। दर्शकों को मैं बताऊं कि आप मऊ जिले के रानीपुर विकास खंड के अंतर्गत अलदे मऊ एक साधारण से छोटे से गांव की रहने वाली हैं, और आपसे बातचीत का उद्देश्य यह भी है कि तमाम गांवों में रहने वाली बच्चियों के लिए आप एक उदाहरण बन सकती हैं। उनके मन में भी अपने सपने देखने की उनको पूरी समझ होनी चाहिए, और सपने अगर कोई देखता है तभी सपने पूरे कर सकता है। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको इस तरह का ये मन में यूपीएससी की तैयारी करने का कैसे मन में आया, किससे आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा किसी से नहीं मिली, बचपन से कुछ ऐसा था कि मैं कुछ बड़ा करूँगी, और मतलब बड़ा ही करना चाहती थी, और मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि मुझे लगा कि मैं डॉक्टरी नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने यूपीएससी को इंटर जब कर रही थी तब मैंने यूपीएससी सेलेक्ट किया, और तब से लेकर आज तक यूपीएससी पे फोकस करती हूँ कि मुझे किसी भी तरह से यूपीएससी क्लियर करना है। और मैं उसके लिए सेल्फ स्टडी कर रही हूँ लखनऊ से, और वहाँ पे अपनी खुद की नोट्स बनाती हूँ, कई लोगों से कलेक्ट करके, कई चीज़ों से कलेक्ट करके, बिना किसी एकेडमी को ज्वाइन किए हुए। तो आपका उसमें कुछ विषय का सिलेक्शन भी होता है? जी। विषय आपने क्या सिलेक्ट किया? ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मेरा है बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और आप शोध छात्र भी हैं जी। तो आपका शोध का विषय क्या है? शोध का विषय भी मेरा बॉटनी है। बॉटनी से एक पार्ट चूज किया है प्लांट पैथोलॉजी, पौधों के रोग के बारे में, इनके जीवन के बारे में। अच्छा। प्लांट पैथोलॉजी से। तो आपको वर्तमान समय में जो देश और समाज की परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें हमारे समाज के लिए कुछ जो समस्याएं हैं उनको आप किस रूप में चिन्हित करती हैं? कौन सी समस्याएं आपको बड़ी समस्याएं लगती हैं हमारे समाज और देश के सामने? हर इंसान पढ़ा लिखा हो करके भी पाखंडवाद में उलझा हुआ है, और पाखंडवाद ही मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है। हर चीज़ के पहलू से मैं देखूं तो, चाहे वो गरीबी हो या शिक्षा हो, शिक्षित इंसान भी हो करके पाखंडवाद में ऐसा उलझा हुआ है कि वो किसी गरीब की मदद नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर उसके पाखंड के नाम पे उसे अपना धन देना है कहीं, तो किसी मंदिर में किसी जगह दे आता है, लेकिन वही मंदिर के बाहर भिखारी बैठे होते हैं तो वो उसको दान नहीं करना चाहता, बोलता है इसका पैसा है। ये मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है। आपने अपना एक सपना देखा है कि मैं प्रशासनिक सेवा में काम करूं, यूपीएससी कंप्लीट करूं, तो इसके लिए आप किसकी पूजा करती हैं? कोई मनौती वनौती आपने माना है किसी देवी भगवती को? जी नहीं, मैं किसी की पूजा नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी है मेरे माता और पिता हैं, मैं उन्हीं को मानती हूँ, और मुझे ये लगता है कि मैं कुछ भी करूँगी तो अगर कुछ अच्छा करती हूँ तो मेरे माता पिता को गर्व होगा, और वो लोग भी गर्व महसूस करके। दर्शकों के लिए एक अच्छी बात है कि आपने बताया कि देवी देवता माता पिता ने हमको जन्म दिया है और शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ करते हैं हमारे लिए, जो भी उनके
ताकत में होता है, सब कुछ देते हैं, इसलिए देवता तो वही है जो देता है और लेता कुछ नहीं, वही देवता है। और हाँ, इस पर आप और कुछ? जी, मैं आज तक ना कभी कोई पूजा की, ना कभी कोई व्रत की, और ना ही कुछ मेरे घर में कोई पूजा होती है और ना ही कोई व्रत होता है। हम मतलब किसी अदृश्य चीज़ को नहीं मानते, जो है प्रत्यक्ष मानते हैं, और प्रत्यक्ष में मैं अपने माता पिता को ही देख रही हूँ। आपने दो शब्दों का प्रयोग किया, पूजा और व्रत। जी तो वास्तव में पूजा का मतलब तो होता है पूरी जानकारी। जी हमको प्रकृति की पूरी जानकारी हो, पूरी समझ हो। जी। और व्रत का मतलब कुछ चीज़ें जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं उनसे विरत हो जाना, यही व्रत है। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बस केवल मन को साधने की जरूरत होती है। और देवी देवता की जहाँ तक बात आती है तो 4 देवता प्रत्यक्ष हैं, सूर्य, पृथ्वी, पानी और हवा। इसके बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल चल नहीं सकती, और ये हमसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन लोग पूजा के नाम पर। लेकिन ये देवता नहीं है, लेकिन ये देवता नहीं है, ये पंच तत्व हैं जिनसे कि हमारी शरीर बनी हुई है। जी ये देवता नहीं है, जी। मैं इनको देवता नहीं मानती। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई इस तरह के देवी देवता और इनका और एक कोई ग्रह है। अस्तित्व नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि इनका हमारे जीवन में महत्व है। जी, इससे हमारा हमको विज्ञान। हम दूसरे अर्थों में कह देते हैं कि जैसे जो हमको कुछ दे रहा है, इस अर्थ में हम देवता कहते हैं कि दे रहा है। जी। और बाकी तो जिनको हम देवता कहते हैं कि ये फलाने और फलाने मंदिर और दुनिया भर का, वो हमसे कुछ लेते हैं, देते कुछ नहीं। जी तो ये बात है। आपकी इस मामले में बहुत अच्छी सोच है। तमाम हमारे दर्शकों को, नौजवानों को, बच्चियों को ये बात आपसे समझने का मौका मिलेगा। और आप के कुछ आइडियल्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिलती होगी, लगता होगा कि हमको उनके रास्ते पर, उनके विचारों पर चलना चाहिए या उनके जैसा बनना चाहिए। अगर कोई ऐसा आपके दिमाग में हो तो अपने अन्य आप जैसे सहपाठियों और मित्रों और बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आइडियल्स मेरा कोई नहीं है, आइडियल्स मेरे पिताजी हैं, और कोई मेरा आइडियल नहीं है। आपके पिताजी की कौन सी बातें आपको ज़्यादा प्रभावित करती हैं? कुछ आपने चिन्हित किया होगा कि उनकी कौन सी चीज़ें आपके लिए ताकत बन जाती हैं? उनका मुझे हिम्मत देना। हिम्मत देना। जी। उन्होंने आपको हमेशा हिम्मत दिया। जी, मुझे चाहे मैं जिस सिचुएशन में रही, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और माताजी? मेरी माँ के सपने ही मेरे, मतलब उन्होंने जो मेरे लिए सपने देखे हैं, बस यही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं किसी तरह उनके सपने को पूरा कर सकूँ। आपकी माताजी का क्या नाम है? विमल यादव। तो आपकी माता के सपने आपके साथ जुड़े हैं और पिता का साहस जुड़ा है। जी लड़की होने के नाते कभी आपको महसूस हुआ कि लड़की हूँ तो परिवार से नहीं, समाज से कहीं ऐसा कुछ लगा कि लड़की होने से कुछ दिक्कत होती है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि तमाम लड़कियां तो एक कदम चलने में डर जाती हैं। क्योंकि मेरे पिताजी मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं बेटी हूँ। वो हमेशा जब हमारे पास एक भाई भी था जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब वो था तभी भी पिताजी मुझे ही कहते थे कि मेरी बेटी पढ़ने में तेज़ है और बेटा खेलने में है, तो मैं उसको खिलाड़ी बनाऊंगा और बेटी को अधिकारी बनाऊंगा। अब आप बेटी और बेटा दोनों की भूमिका आपको अदा करना है और अपने माता पिता के सपनों को जी उड़ान देना है, उसको साकार करना है। जी। अगर आप अधिकारी बनती हैं तो आज तमाम से अधिकारी हैं, उन अधिकारियों में और आप में कुछ अंतर होगा क्या? क्या आपने कुछ ऐसा वाच किया है कि हमारे आज के अधिकारी कहीं न कहीं कुछ जो उनसे अपेक्षा है समाज को वो नहीं कर पाते हैं? ऐसी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हैं कि आपको अगर मौका मिला तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर मुझे मौका मिला अधिकारी बनने के बाद, तो मैं हर जो समस्या है मैं खुद उसको देखकर उसकी सर्वे करके और उस समस्याओं को दूर करना चाहूँगी। न कि जैसे अगर मैं एक अधिकारी बनते हैं तो वो अपने नीचे के अधिकारियों को काम देते हैं और बोलते हैं सिर्फ ऑर्डर, मतलब, और नीचे के अधिकारी ऑर्डर फॉलो करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगी। मैं खुद प्रत्यक्ष वहाँ पे वो करके और सारी समस्याओं को दूर करना चाहूँगी। बिल्कुल। आपकी बात यह थी कि आप सीधे उस चीज़ों को, लोग दूसरों के कही सुनी बातें सुन करके एक आइडिया बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, जिसके नाते कई बार गलत हो जाता है, अन्याय हो जाता है और सही बात उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये आपने अपने ढंग से अपना एक विश्लेषण का तरीका और एक अच्छी बात सोची है, ये अच्छा लग रहा है। और आपकी सोच, जैसे अभी तमाम बच्चियां हैं
उनका जीवन बिल्कुल दूसरे तरह का होता है, डरी सहमी। और उनके जीवन में ऐसे अध्याय आते हैं कि पता लगा कि लड़कियों से लोग डरते हैं कि कोई घटना न हो जाए, और लड़कियों के द्वारा भी कई बार पता लगा कि लड़कियां घर से भाग जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो पूरा एक लड़कियों के प्रति वातावरण समाज का अभी भी सहज नहीं बन पाया है। तो इस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं, या अभिभावक से कहाँ चूक होती है। ये भी आपकी बात हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि अभिभावक को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है और बच्चियों को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब अभी हमारा जो समाज है इसमें किसी एक का अपना ओपिनियन नहीं हो सकता है। हर इंसान के अपने अपने विचार होते हैं और वो अपने तरीके से बच्चों को मतलब वो दर्शन करता है कि मतलब आप ऐसे करो। और वो कभी कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने ही सपने अपने बच्चों पर थोप देते हैं। वो अपने बच्चों को ना देख पाते हैं, ना उनसे पूछते हैं, ना सुनते हैं कि उनके बच्चे क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि अभी धीरे धीरे हमारा समाज जागरूक हो रहा है बच्चियों के प्रति। तो अब लोग बच्चियों को पढ़ा रहे हैं अच्छे से, बच्चियाँ मतलब पढ़ भी रही हैं। लेकिन जो अभी सोच थोड़ी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चियाँ बाहर जाएंगी तो कहीं कुछ गलत हो जाए उनके साथ या कुछ। तो ना माँ बाप ही अच्छी तरह से विश्वास रख पाते हैं, ना और अगर कुछ माँ बाप विश्वास रखते भी हैं तो कुछ बच्चियाँ भी गलत कर जाती हैं। तो इस मामले में मतलब दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है।